नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इस वीक के करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसा कि आपको मालूम है कि जो आपका करंट अफेयर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशंस में। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके। आज हम इन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो। आपके सब्सक्राइब से भी हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसा अच्छा कंटेंट आप तक डिलीवर करने का। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। एंड आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, वेयर विल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बी एस्टेब्लाइज बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो जो भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कहाँ पे एस्टेब्लाइज करी है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका सागर। जो लोकेशन है वो है सागर में, जहाँ पे जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एस्टेब्लाइज करेगी। हम बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो देखिए, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि वो मेंबर रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी फ्रॉम 1947 टू 1950। ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बनने से पहले एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिसके ये मेंबर भी थे 1947 टू 1950 तक। एंड इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो दैट इज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एंड इनको भारत रत्न से भी पुरस्कारित किया गया है। 1990 में इनको मिला था भारत रत्न। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। तो अगर आप करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हो तो इन पॉइंट्स को ज़रूर से उसमें ऐड ऑन करो, क्योंकि आपके नोट्स जो हैं प्रीवियस 6 to 8 मंथ्स के जो नोट्स अगर आपके पास होंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स में। क्योंकि जब भी आपका एग्ज़ाम रहता है तो प्रीवियस 6 to मैक्सिमम 9 मंथ्स तक जो भी आपका करंट अफेयर रहता है वो वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, इन विच स्टेट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट गैलियम नाइट्रेट बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट बीइंग सेट अप बाय? तो देखिए, इंडिया का फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो कहाँ पे सेटअप होने वाला है? तो एक तो ये इंडिया का फर्स्ट है, तो उसी से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो ये कहाँ पे सेटअप होने वाला है? सो ये होने वाला है आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इंडिया का फर्स्ट जो गैलियम नाइट्रेट प्लांट है, सेमीकंडक्टर प्लांट है, उसको सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्फ प्लेयर रिसेंटली कंप्लीटेड करियर ग्रैंड स्लैम? एंड फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इस क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कौन से गोल्फ प्लेयर ने हाल ही में ही करियर ग्रैंड स्लैम का जो खिताब है उसको अपने नाम करा है। देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा आपका रोरी मैकइलरॉय। रोरी मैकइलरॉय ने करियर ग्रैंड स्लैम का जो अवार्ड है उसको अपने नाम हासिल करा है। एंड सबसे पहले आपको डाउट आएगा कि करियर ग्रैंड स्लैम है क्या? तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कस करा है। देखिए, जैसे आपका टेनिस रहता है वहाँ पे भी 4 ग्रैंड स्लैम रहते हैं आपके। विंबलडन है, यूएस ओपन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फ्रेंच ओपन है। वैसे ही गोल्फ में आपके 4 ग्रैंड स्लैम रहते हैं। एक है आपका द एमेच्योर चैम्पियनशिप, देन है ओपन चैम्पियनशिप, यूनाइटेड स्टेट ओपन एंड यूनाइटेड स्टेट एमेच्योर। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम आपके रहते हैं। देखिए, अगर कोई प्लेयर 4 ग्रैंड स्लैम एक साल में जीत लेता है, मतलब ये जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं ये आपके एक साल में ही होते हैं सारे के सारे। अगर कोई प्लेयर एक ही साल में इन चारों ग्रैंड स्लैम को जीत लेता है तो उसको कहा जाता है कैलेंडर ग्रैंड स्लैम विनर। यानी कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने चारों इवेंट्स को कॉन्टिन्यूस एक ही साल में जीत लिया। एंड ऐसा अभी तक सिर्फ एक प्लेयर ही कर पाया है, जो हैं बॉबी जोन्स। एंड देखिए, ये उन्होंने करा था बिफोर 1940s। देखिए, बिफोर 1940s के पहले करा था। उस टाइम जो रूल्स थे वो इतने हार्ड नहीं थे, बट अभी ये चीज़ करना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो रूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी है गेम। तो अभी तक ये जो चीज़ है जिसने 4 ग्रैंड स्लैम एक साल में जीते हों कैलेंडर ग्रैंड स्लैम विनर, तो वो रहे हैं सिर्फ बॉबी जोन्स। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें देखिए, अगर कोई 4 ग्रैंड स्लैम जीत लेता है अपने करियर में तो उसको कहा जाता है करियर ग्रैंड स्लैम। यानी कि कोई प्लेयर इन चारों चैम्पियनशिप को कभी भी जीत ले अपने करियर में, कभी भी अलग अलग टाइम पे
चारों को, तो वो कहलाएगा करियर ग्रैंड स्लैम, जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो ये क्लियर आपका होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कैलेंडर ग्रैंड स्लैम विनर कौन रहे हैं, तो वो भी जोन्स रहे हैं। इस साल करियर ग्रैंड स्लैम किसे मिला, तो वो भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया। देन आगे चलते हैं। देखिए, जो आपका करियर ग्रैंड स्लैम है, तो वो अभी तक सिर्फ 6 प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग रोरी मैकइलरॉय जिन्होंने ये जीता है। वो हैं आपके जैक निकोलस, टाइगर वुड्स, बेन होगन, गैरी प्लेयर एंड जीन सेरेजन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपके नाम बन जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 6 प्लेयर्स के पास ही ये उपलब्धि हासिल है। एंड इसके बाद देखिए, एक टाइगर स्लैम भी आपके पास आता है। टाइगर स्लैम क्या है? व्हेन समवन कंसेक्यूटिव वॉन ऑल द ग्रैंड स्लैम बट नॉट इन अ कैलेंडर ईयर। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई जो 4 ग्रैंड स्लैम मैंने आपको ऊपर बताए, अगर उन चारों को कोई साथ में जीत ले, बट एक ईयर में नहीं। फॉर एग्जांपल, आपका 2024 में उसने लास्ट के 3 ग्रैंड स्लैम जीत लिए एंड 2025 में स्टार्टिंग का पहला जीत लिया, तो ये 4 हो गए आपके। तो अगर ऐसा कोई कर लेता है तो उसको कहा जाता है टाइगर स्लैम। व्हेन समवन कंसेक्यूटिव वॉन ऑल द ग्रैंड स्लैम बट नॉट इन अ कैलेंडर ईयर, तो उसको कहा जाता है टाइगर स्लैम। एंड ये नाम पड़ा है टाइगर वुड्स के नाम पर, क्योंकि टाइगर वुड्स ने ही ये चीज़ करके दिखाई थी, तो वो कहलाएगा टाइगर स्लैम। सो आई होप आपको ये क्लियर है। अगर आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, The International Youth Conference was organized to honor the 50th Foundation Day of which state of India? So इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज हुई थी अभी हाल ही में ही 50th फाउंडेशन डे ऑफ विच स्टेट का? सो देखिए, वो था आपका सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव द कैपेबिलिटी टू शूट डाउन फिक्स्ड विंग ड्रोन्स विद लेज़र बीम्स। सो इंडिया ने एक ये चीज़ अपने नाम करी है कि वो वर्ल्ड का कौन से नंबर का देश बन गया है जो कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो गिरा सकता है एक फिक्स्ड विंग ड्रोन्स को विद लेज़र बीम से। सो वो कौन से देश बन गया है ऐसा करने वाला? तो ये बना है 4th कंट्री। 4th कंट्री जो है वो अब इंडिया बन गया है, जो कि एक फिक्स्ड विंग ड्रोन्स को मार गिरा सकते हैं लेज़र बीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, Recently, which state has become the first to implement SC सब कैटेगराइजेशन? देखिए, हाल ही में ही इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट करा है SC सब कैटेगराइजेशन में? यानी एक तो देखो, आपकी कास्ट रहती है आपकी जनरल, SC ST OBC। स्टेट ने क्या करा है कि SC में भी वो उन्होंने कैटेगराइजेशन करना स्टार्ट कर दिया है कि SC में भी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं नंबर वाइज, जिनको जो बिल्कुल ही नंबर 1 पे वो हैं जो कि बिल्कुल ही लो हैं, जो कि अभी तक उतनी उठ नहीं पाई हैं, उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वैसे ही उन्होंने कैटेगराइज करा है SC कैटेगरी को, एंड ये करने वाला वो देश का पहला राज्य बना है। सो वो कौन है? सो देखिए, वो है आपका तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट फर्स्ट स्टेट बनी है इंडिया की जिसने SC सब कैटेगराइजेशन इम्प्लीमेंट करना शुरू करा है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच सिटी हैज़ प्रोक्लेम्ड अप्रैल 14 एज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डे? सो देखिए, कौन सी सिटी है जिसने अप्रैल 14 को एज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डे मनाने का घोषणा करी है? एंड ये जो सिटी है ये इंडिया के बाहर की सिटी है, ये कौन सी है? सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो वो है आपकी न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में ये घोषणा करी है कि वो अप्रैल 14 को मनाएंगे एज अ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डे। सो अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 इन टर्म ऑफ पुलिस, जुडिशरी एंड प्रिजन्स? सो किस स्टेट ने टॉप करा है इंडिया में जस्टिस रिपोर्ट 2025 में इन टर्म ऑफ पुलिस, जुडिशरी एंड प्रिजन्स? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट इसमें टॉप पे रहा है। सो इसमें देखिए, ओवरऑल अगर हम रैंक की बात करें, इसमें लार्ज स्टेट की अगर हम बात करें तो लार्ज स्टेट्स में टॉप पे रहा है कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश एंड देन तेलंगाना। स्मॉल स्टेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें नंबर 1 पे है सिक्किम, देन हिमाचल, देन अरुणाचल प्रदेश।
इसमें ये करा जाता है कि ये कैटेगरी देखी जाती हैं कि पर्टिकुलर स्टेट में जो भी आपका जुडिशरी है, प्रिजन्स है या पुलिस है, वो कितने अच्छे से काम कर रही हैं हर चीज़ें, तो उसी बेसिस पे इसमें रैंक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैस्कट फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। तो जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 है उसमें मैस्कट क्या रखा गया है। सो देखिए उसका नाम है आपका गज सिमा। गज सिमा जो है वो मैस्कट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का। एंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको बताना है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही हैं इस बार, कौन से स्टेट में, तो इसका आप कमेंट्स में ज़रूर से कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो देखिए इससे पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए ये शुरू कब हुई है खेलो इंडिया। अलग अलग कैटेगरी है इनमें भी, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू हुई हैं 2018 में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 में, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बनता है कि कोई भी एग्जामिनर है डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी गेम्स हैं या विंटर गेम्स हैं वो कौन से ईयर में शुरू हुई हैं। एंड यहाँ से फिर और क्वेश्चन भी आपके बनते हैं कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने या पर्टिकुलर स्टेट ने कितने गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल या टोटल मेडल्स कितने जीते हैं पर्टिकुलर एडिशन में या पर्टिकुलर ईयर में। जैसे इस बार 2025 में आपकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रही हैं, तो उसमें कितने पर्टिकुलर स्टेट कितने मेडल जीतेगी या गोल्ड कितना जीती है ये है, तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन नेम्ड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2025। सो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2025 कौन बने हैं। सो इसका राइट आंसर है आपका श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जो हैं वो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2025 बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तक इज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो दस्तक जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किन दो कंट्रीज के बीच में ऑर्गेनाइज हुई है। सो इसका राइट आंसर है आपका इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच दस्तक जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। एंड देखिए ये कब से कब तक आपकी कंडक्ट, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो ये आपकी एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है। ये हुई है 16 से 28 अप्रैल, यानी कि अभी भी ये ऑन गोइंग है पुणे में। एडिशन की बात करें तो ये 6th एडिशन है दस्तक का। एंड 5th एडिशन जो पिछला हुआ था वो तरमेज़ उज़्बेकिस्तान में हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, बिकॉज आपसे एग्ज़ाम में पिछले ईयर का भी पूछा जा सकता है कि वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी, तो वो हुई थी आपकी तरमेज़ उज़्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट आल्सो नोन एज वर्ल्ड हेरिटेज डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डे एवरी ईयर। सो देखिए जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे है वो कौन से दिन मनाया जाता है आपके। सो वो है आपका 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है। एंड बात करें वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम के बारे में, क्योंकि थीम जो है वो आपकी डायरेक्टली आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। सो देखिए 2025 की थीम की बात करें तो वो है डिज़ास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजिलेंट हेरिटेज। एंड 2024 की थीम की बात करें, प्रीवियस ईयर की थीम भी आपसे पूछी जा सकती है, तो वो है डिज़ास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्रू द लेंस ऑफ द वेनिस चार्टर। सो जो थीम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं आपकी, क्योंकि डायरेक्टली आपसे जो क्वेश्चन है वो थीम के रूप में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ एल नीनो विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। अगर आप करंट अफेयर से टच में हो तो आपको मालूम होगा कि हाल ही में ही एल नीनो इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। सो वो एल नीनो इफेक्ट क्या है। सो देखिए वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ एबनॉर्मल राइज इन सरफेस टेम्परेचर इन द पैसिफिक ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन है उसके सरफेस का जो टेम्परेचर है वो एबनॉर्मल वे में इंक्रीज़ कर रहा है, उसको कहा जाता है एल नीनो इफेक्ट। अब इससे होगा क्या एल नीनो इफेक्ट से। सो देखिए इससे क्या होगा कि
IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि एल नीनो इफेक्ट की वजह से जो सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है पैसिफिक ओशियन में, उस वजह से इस साल ज़्यादा रेन होने के आसार हैं जून से सितंबर 2025। जो आपकी मानसून है वो इस बार ज़्यादा देखने को मिलेगा। एवरेज रेनफॉल विल बी 105% रहेगी, विच इज़ मोर देन दी एवरेज रेनफॉल दैट इज़ 87 सेंटीमीटर। तो इस बार 100 विल बी 105% आपकी रहने वाली है एवरेज रेनफॉल, जो कि आपकी एवरेज से कहीं ज़्यादा है। सो इस इफेक्ट के चलते ये इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे मॉनसून में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड हीट वेव एंड सनस्ट्रोक एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। सो हाल ही में ही किस स्टेट ने डिक्लेयर करा है हीट वेव एंड सनस्ट्रोक एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर? सो वो आपकी स्टेट कौन सी है? सो वो है आपकी तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है हीट वेव एंड सनस्ट्रोक एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। ये आपने भी फ्रेंड्स नोटिस करा होगा कि 2024 की जो विंटर्स रही हैं आपकी, वो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं रही हैं। देखा होगा आपने, कई स्टेट्स थे, कई शहर थे, इवन नवंबर दिसंबर तक भी जो टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहा था देखने को। एंड इस साल की अगर हम बात करें 2025 में, जो आपकी समर है वो काफ़ी ज़्यादा फेब के आसपास ही हमें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा था। सो जिस हिसाब से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हमें डिज़ास्टर जो हैं देखने को मिलेंगे। जैसे कि इस बार मैंने पिछले क्वेश्चन में मेंशन करा, एल नीनो इफेक्ट की वजह से जो आपकी मॉनसून है वो सामान्य से कहीं ज़्यादा होने वाला है इस बार। एंड कहीं पे आप देखे होंगे कि बिन मौसम भी बारिश हो रही है। जब बारिशें होती थी, जब बारिशें हो नहीं रही हैं, क्लाइमेट एकदम से चेंज हो रखा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का। तो इस सभी को चीज़ को ठीक करने के लिए हम सभी को ही एक साथ स्टेप उठाना पड़ेगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who is set to become the 52 Chief Justice of India after the retirement of CJI संजीव खन्ना? सो देखिए, हमारे जो अभी फ़िलहाल 51th जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो हैं संजीव खन्ना। वो रिटायर होने वाले हैं एंड उनके प्लेस पे 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। कौन बनने वाले हैं? सो देखिए, वो हैं आपके जस्टिस BR गवई। जस्टिस BR गवई जो हैं वो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो बनने वाले हैं। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिस्कस करेंगे आगे। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कुछ और क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जो कि आपको मालूम होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखिए, जो हमारे 52 जो चीफ जस्टिस हैं वो कब ओथ लेने वाले हैं? तो वो लेने वाले हैं 13 मई 2025 को, यानी कि नेक्स्ट मंथ 13 मई को वो अपनी ओथ लेंगे एज सच 52 चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब बात करें हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, जैसे आपका है आर्टिकल 124 क्लॉज 1। सो इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है? फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन विच वन चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन बात करें आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के बारे में, तो यहाँ पे मेंशन है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस बाय द प्रेसिडेंट। द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस विल बी डन आफ्टर डिस्कशन विद द प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस एंड अदर सीनियर जजेस। सो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं कि कौन से आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन है कि फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसमें वन चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस जो हैं वो अपॉइंट की जाएंगी प्रेसिडेंट के द्वारा, या चीफ जस्टिस किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देन बात करें हम आर्टिकल 124 क्लॉज 3 की, तो उसमें क्वालिफिकेशन की बात करी गई है कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनेगा उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सेकंड है या तो वो 5 ईयर्स तक जज हो हाई कोर्ट का, या 10 साल तक एज अ एडवोकेट हो हाई कोर्ट में, तभी उनको एज अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया जा सकता है। बट अपॉइंट भी कौन करेगा? उनको एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट कर सकते हैं, और कोई अपॉइंट नहीं कर सकता। टेन्योर की बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका टेन्योर होता है 65 ईयर्स का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि हाई कोर्ट के जजेस का टेन्योर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या है। तो
अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे हो, हमारी वीडियोस को देख रहे हो, तो आपको बताना है कि जो हाई कोर्ट के जो जजेस रहते हैं उनका टेन्योर कितने ईयर्स का रहता है। आपको ये कमेंट्स में ज़रूर से बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो हाई कोर्ट के जजेस का टेन्योर क्या रहता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें। यहाँ पे मेंशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहते हैं, ही गिव्स रेजिग्नेशन टू दी, तो ये देते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपना जो रेजिग्नेशन है ये देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। देन बात करें आर्टिकल 124 क्लोज 4 के बारे में, कि देखिए काफ़ी आपने सुना होगा कि कभी ऐसा तो सुनने में नहीं आया होगा कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको रिमूव कौन कर सकता है। सो देखिए आर्टिकल 124 क्लोज 4 कहता है कि 2 हाउसेस पार्लियामेंट के जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं जजेस को आफ्टर ए स्पेशल मेजोरिटी, इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन लाने के बाद वो उसको रिमूव कर सकते हैं। बट इंडिया में चीफ जस्टिस को ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करना बहुत ही टेढ़ी खीर है, बहुत मतलब नियरली इम्पॉसिबल है। दोनों हाउस का 2/3 मेजोरिटी, देखिए 2/3 मेजोरिटी जो है वो चाहिए दोनों पार्लियामेंट हाउसेज में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजेस को। तो इतनी मेजोरिटी मिलना नियरली इम्पॉसिबल कह लो, बहुत मुश्किल रहता है दोनों हाउसेज में, वो भी पर्टिकुलर दोनों हाउसेज में। एंड अभी तक हम बात करें टिल नाउ ओनली 1 सुप्रीम कोर्ट जज, सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं आज तक, जिनका नाम है वीरस्वामी रामास्वामी, फेसेस द इम्पीचमेंट बट ही हैज़ नॉट बीन रिमूव। यानी उनके खिलाफ जो था वो इम्पीचमेंट लेके आया गया था सदन में, बट वो वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली थी उस टाइम, तो उनको रिमूव नहीं किया गया था। पर्टिकुलर वो पहले ही हाउस में लेके आया गया था, वहाँ पे उनको मेजोरिटी नहीं मिली, तो उनको रिमूव नहीं किया जा सका। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है वेयर इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेल टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड। सो इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रेल टनल है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट की जा रही है। सो वो है आपकी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रेल टनल है उसको कंस्ट्रक्शन काम उसका शुरू है, वहाँ पे चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल टाइटल। सो देखिए किस इंडियन विमेन ने मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल टाइटल अपने नाम करा है, वो फर्स्ट इंडियन है ये खिताब हासिल करने वाली। सो वो है अनुराधा गर्ग। अनुराधा गर्ग ने ये टाइटल अपने नाम करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए हम, तो क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेसी स्टेट इन इंडिया। सो देखिए हाल ही में ही इंडिया की कौन सी वो स्टेट है जो कि फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेसी स्टेट बनी है इंडिया की। सो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है आपकी केरला। केरला इंडिया की फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेसी स्टेट जो है वो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है आपका इन विच कंट्री विल द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बी एस्टेब्लाइज। तो देखिए हाल ही में ही जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे एस्टेब्लाइज होने वाले हैं, IBCA दैट इज़ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका इंडिया में। अब कन्फ्यूजन आपको आएगा कि व्हाट इज़ बिग कैट अलायंस। सो बिग कैट अलायंस में जितनी भी जो कैटेगरीज हैं कैट्स की वो उनका ग्रुप है। जैसे बिग कैट्स अलायंस में आएगा आपकी 7 तरह की जो कैट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। देन एक है आपकी जैगुआर, प्यूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर, स्नो लेपर्ड एंड चीता। ये जितनी भी हैं ये बिग कैट्स अलायंस है एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो इस बार एस्टेलाइज किया जाने वाला है आपका इंडिया में। तो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखिए क्वेश्चन है विच 2 इंडियन टेक्स्ट हैव बीन एडेड टू यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। सो देखिए यूनेस्को ने हाल ही में ही इंडिया के कौन से 2 टेक्स्ट जो हैं उनको ऐड करा है वर्ल्ड रजिस्टर में। सो ये क्या है, देखो इसमें ये होता है जो यूनेस्को है उसमें वर्ल्ड रजिस्टर ये है कि मान लो कभी हमारे वर्ल्ड में कोई ऐसी त्रासदी आ जाए, कुछ हो जाए कि जितनी भी हमारी ह्यूमैनिटी है वो सारी की सारी बहुत
कम हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, नियरली ख़त्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, पूरे पृथ्वी पे कोई हो सकता है कुछ एस्ट्रॉयड आ जाए, कुछ अर्थक्वेक, सुनामी, कुछ ऐसा प्रलय आ जाए जिससे जितनी भी दुनिया की जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो नियरली एक्सटिंक्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर से वही प्रोसेस चले लाइफ का, सिंगल ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बने, या फिर धीरे धीरे करके नई एक जाति, एक नया ह्यूमंस जो हैं वो डेवलप हों। तो उसके बाद जब डेवलप होंगे तो उनको पिछली हिस्ट्री का ज्ञान दिलाने के लिए, उनका नॉलेज उनको हो, तो उसके लिए यूनेस्को ने एक वर्ल्ड रजिस्टर बनाया है जहाँ पे वो जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो संभाल के रखेंगे, ताकि वो आने वाली अगर कुछ ऐसी त्रासदी होती है, उसके बाद कोई इंसान बचते हैं, या फिर कई 100, 200, 500 साल बाद कोई नई ह्यूमन रेस आती है, तो वो सीख सकें, वो पढ़ सकें कि हमारे आने से पहले धरती के ऊपर कौन सी सिविलाइजेशन थी, एग्जिस्ट करती थी, उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या थे। सो इसमें इंडिया के 2 टेक्स्ट जो हैं उनको ऐड किया गया है, वो कौन से हैं? सो वो हैं आपके भगवद गीता एंड नतय शास्त्रा। भगवद गीता एंड नाट्य शास्त्रा जो हैं वो 2 इसमें टेक्स्ट हैं जिनको ऐड किया गया है वर्ल्ड रजिस्टर, इन द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर बाय यूनेस्को। एंड बात करें इंडिया के, अभी तक इसमें 14 डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स हैं जो कि इंडिया की इसमें इंक्लूड हो चुकी हैं इस रजिस्टर में। बात करें मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स की तो वो जर्मनी के हैं, जर्मनी के सबसे ज़्यादा इसमें इंक्लूड हो रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ रिसेंटली वॉन दी वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल। सो हाल ही में ही किसने वर्ल्ड बिलियर्ड टाइटल्स को अपने नाम करा है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सौरव कोठारी। सौरव कोठारी ने वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल को अपने नाम करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विस। सो कौन सा राज्य है इंडिया का जिसने ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विस को शुरू करा है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका केरला। केरला ने ये चीज़ शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर बीन कंस्ट्रक्टेड। तो इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर कहाँ पे बन रहा है? एंड इससे पहले अगर आपको याद हो, मेरी पिछले करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड जो रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पे बन रहा है, तो वो था आपका जापान। वो जापान में था। एंड इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर जो है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्शन उसकी चली है? सो वो है आपकी लद्दाख में। लद्दाख में आपका जो है वो 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। एंड इसके अलावा देखिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ ये हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो ये बंकर बन रहा है, एक तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन होने वाला है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट साइट पे कोई 3D प्रिंटर के द्वारा कोई कंस्ट्रक्शन की जा रही है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, तो ये वर्ल्ड की हाईएस्ट लोकेशन है एक तो जहाँ पे ये बंकर बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देन बात करें इंडिया का फर्स्ट 3D, यहाँ पे वर्ल्ड का नहीं है, यहाँ पे ये वर्ल्ड का था, यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है? तो वो है बेंगलुरु में, जो कि 2023 में बना था। 3D प्रिंटेड ब्रिज सिडीपैट तेलंगाना 2022 में। 3D प्रिंटेड टेम्पल सिडीपैट तेलंगाना 2023 में। 3D प्रिंटेड हाउस भी बना था इंडिया में, पुणे में, महाराष्ट्र में। एंड फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री हाउसिंग यूनिट कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात 2022 में बनी थी। सो आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं होंगी, बट इंडिया में ये फर्स्ट जो है, इंडिया की फर्स्ट 3D प्रिंटेड ब्रिज, टेम्पल हाउस, मिलिट्री हाउसिंग यूनिट, पोस्ट ऑफिस जो हैं ये बन चुके हैं इंडिया में। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी आपके जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, अर्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट। सो जो अर्थ डे है वो हर साल कौन से तारीख को मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को आपका जो अर्थ डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली। एंड बात करें थीम की, देखिए थीम तो रहेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है थीम। 2024 की वर्ल्ड डे की जो थीम थी वो थी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। एंड 2025 की है आर पावर आर प्लैनेट। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में, तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ज़रूर से इसको नोट डाउन करते चलो।
लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं वीडियो के। क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन आर जॉइंटली लॉन्चिंग द निसार मिशन। सो देखिए, कौन सी जो 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कंबाइन होके निसार मिशन को लॉन्च करने वाली हैं या लॉन्च करेंगी। सो वो हैं आपकी इसरो एंड नासा। इसरो एंड नासा जो हैं वो जॉइंटली लॉन्चिंग कर रही हैं निसार मिशन को। अब निसार मिशन है क्या, देखिए, दिस इज हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन रहेगा। इसमें क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ मिशन हाई रेजोल्यूशन फोटोज जो हैं वो फ्रॉम द अर्थ सरफेस की जो हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोज़ हैं वो इसमें ली जाएंगी। इसमें हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोज़ जो हैं वो अर्थ सरफेस की ली जाएंगी पर्टिकुलर मिशन में। एंड इसका मिशन का पर्पस क्या है, ट्रैक चेंजेस इन दी ग्लेशियर्स, फॉरेस्ट कवर, अर्थक्वेक या वोल्केनोज। जो भी चेंजेस आते हैं अर्थ सरफेस पे, लाइक ग्लेशियर्स जैसे पिघल रहे हैं, फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है घट रहा है, अर्थक्वेक किस किस पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा आ रहे हैं कम आ रहे हैं, या वोल्केनोज किस एरिया में ज़्यादा एक्टिव हैं, कहाँ पे ज़्यादा हादसा होने की गुंजाइश है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस मिशन में ऑब्जर्व की जाएंगी। जॉइंटली मिशन जो है ये आपका इसरो एंड नासा के द्वारा जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो ये मिशन है आपका निसार मिशन। सो फ्रेंड्स, ये थे इस वीक के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो एंड इसके साथ साथ अगर आप में से कोई भी हिमाचल से बिलोंग कर रहा है एंड आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने HP टैट की, तो HP टैट से रिलेटेड मेरी जो वीडियोस हैं वो रेगुलरली आपको मिल रही हैं, जहाँ पे मैं प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो उन वीडियोस को ज़रूर से देखो। एंड HP GK के लिए आप मेरी HPPSC जो HP GK की सीरीज़ हैं उनको भी देख सकते हो। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे HP GK के। एंड HP पुलिस वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो भी इन्हीं वीडियोस को देखो आप, HPPSC HP GK से रिलेटेड वीडियोस। आपका जो GK है एंड जो करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं जो वीकली मिल रही हैं उनको बिल्कुल भी मिस मत करो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नोट्स बनाते चलो। मैं ये नहीं बोलूँगा, देखो मेरी आप वीडियो देख रहे हो करंट अफेयर्स की या दूसरे चैनल्स की भी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह से आपको नॉलेज लेने का पूरा हक है, कहीं से भी आप नॉलेज लो, वो आपको बेनिफिट ही देगा। मेरे क्वेश्चंस यहाँ पे आप करंट अफेयर्स के हैं, आप दूसरे चैनल्स की भी देखो, वहाँ से भी आप अपने नोट्स बनाते चलो, क्योंकि नोट्स जो हैं वही आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। सो ये थी आज की वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। एंड जाने से पहले अगर आपको आज के क्वेश्चंस में कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर से कमेंट करो। मैं आपके कमेंट्स का 101% रिप्लाई दूंगा। तो आप ज़रूर से कमेंट कर सकते हो। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहता हूँ। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।